स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रोडा आर्म्स हाइस्ट, रॉबरी दैट shook द ब्रिटिश राज। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आजादी के लंबे संघर्ष के दौरान हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों द्वारा कई रॉबरीज एग्जीक्यूट की गई थी, जिन्हें स्वदेशी डिकॉयटी भी कहते हैं। इनमें काकोरी ट्रेन लूट और चिटागोंग आर्मरी रेड्स सबसे ज्यादा याद रखी जाती हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई एक डेयरिंग रॉबरी ऐसी भी है जिसे आज लगभग भुला दिया गया है। हम बात कर रहे हैं 1914 में कैलकाटा शहर में अंजाम दी गई रोडा आर्म्स हाइस्ट की। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी, कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरह इसे अंजाम दिया गया? आज हम इन सभी सवालों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। साल था 1914। यूरोप में वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से ब्रिटिश काफी स्ट्रेस थे और ऐसे में बंगाल में क्रांतिकारियों की नई ब्रीड उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही थी। इस दौरान युवा फ्रीडम फाइटर्स के पास क्रांतिकारी गतिविधियों को फंड करने के लिए स्टेडी फ्लो ऑफ कैश तो था, लेकिन आर्म्स यानी हथियार प्रोक्योर करना मुश्किल साबित हो रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में बंगाली रेवोल्यूशनरीज के एक ग्रुप ने 26 अगस्त 1914 को कैलकाटा शहर के बीचों बीच एक डेयरिंग हाइस्ट को अंजाम दिया और 46,000 कार्ट्रिजेस के साथ 50 जर्मन C96 माउजर पिस्टल्स को चुरा लिया, जिन्हें जर्मनी से RB रोडा एंड कंपनी ने ब्रिटिशर्स के लिए इंपोर्ट किया था। मजेदार बात तो यह है कि इन्होंने इसके बारे में किसी को कोई भनक भी नहीं लगने दी। घटना के 3 दिन बाद ब्रिटिशर्स को शहर के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स डीलर्स के यहां हुई इस हाइस्ट की जानकारी होती है। रोडा आर्म्स हाइस्ट 2 रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स की कोल्यूजन का रिजल्ट थी। इनमें से एक थी कोलकाता की आत्मोन्नति समिति और दूसरी ढाका मुक्ति संघ है, जिसे बाद में बंगाल वॉलंटियर्स के नाम से जाना गया। आत्मोन्नति समिति की बैकबोन थे बिपिन बिहारी गांगुली। ये जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय से क्लोजली एसोसिएटेड थे। आत्मोन्नति समिति का मेन बेस अनुकूल मुखर्जी के घर यानी प्रेजेंट हिंद सिनेमा के पास 39 मलंगा लेन में था। गिरीन्द्रनाथ बैनर्जी समिति के वन ऑफ द मेन थिंक टैंक्स में से थे। वहीं ढाका मुक्ति संघ को 1902 में हेमचंद्र घोष और उल्लासकर दत्त के इनिशिएटिव पर स्थापित किया गया था। इस ग्रुप के एक मेंबर शिरीष चंद्रपाल थे। साल 1906 में ये हेमचंद्र घोष के कहने पर कैलकाटा मूव कर गए थे। एम था आत्मोन्नति समिति के साथ मिलकर वेरियस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। दोनों ग्रुप्स का पहला जॉइंट एक्शन इंस्पेक्टर नंदलाल बैनर्जी की हत्या करना था। इसे शिरीष चंद्रपाल और रानीन गांगुली ने 9 नवंबर 1906 को अंजाम दिया। बिपिन बिहारी गांगुली के कालिदास मुखर्जी नाम के एक क्लोज फ्रेंड थे, जो कि एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश ओन्ड गन स्टोर में एम्प्लॉयड थे। इनका ऑफिस रेड क्रॉस प्लेस पर था और गोडाउन कैलकाटा में वैंसेटार्ट रो में सिचुएटेड था। अनुकूल मुखर्जी की हेल्प से बिपिन शिरीष मित्रा नाम के युवा को कालिदास मुखर्जी के पास भेजते हैं, उन्हें रोडा एंड कंपनी में एम्प्लॉय करने के लिए। समिति के ही एक मेंबर द्वारा शिरीष मित्रा को बेसिक एजुकेशन दे दी गई थी, जिससे रोडा एंड कंपनी के मालिक FB प्राइक के ऊपर फेवरेबल इंप्रेशन बनाया जा सके। उन्होंने शिरीष को तुरंत ही हायर कर लिया। धीरे धीरे शिरीष इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं और उन्हें जेटी क्लियरिंग क्लर्क की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर किस तरह रॉबरी का फाइनल प्लान बनता है और इसे अंजाम दिया जाता है। रोडा आर्म्स हाइस्ट। जून 1914 की शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 50 माउजर C96 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स और 50,000 माउजर कार्ट्रिजेस का ऑर्डर रोडा एंड कंपनी को देने का फैसला किया था। शिरीष मित्रा ने तुरंत ही इसकी जानकारी अनुकूल मुखर्जी को दे दी। इसके बाद लाल बाजार के नजदीक चाटावाला गली में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आत्मोन्नति समिति, ढाका मुक्ति संघ, जुगांतर पार्टी और बरिसल पार्टी के मेंबर्स शामिल हुए। यहां पर शिरीष चंद्र पॉल इन्फॉर्म करते हैं कि उनका प्लान ब्रॉड डे लाइट में ब्रिटिश पुलिस से आर्म्स का पूरा कंसाइनमेंट लूटने का है। टैक्टिशियन नाम के शिप से गन्स का कंसाइनमेंट ऑलरेडी अनलोड किया जा चुका है और रिलीज के लिए कस्टम्स हाउस से परमिशन का वेट कर रहा है।
रिलीज के तुरंत बाद बाकी आर्म्स के साथ इन गन्स को 6 बुलक कार्ट्स के जरिए रोडाइन कंपनी के गोडाउन तक ट्रांसपोर्ट किया जाना था, जो कि कस्टम्स हाउस से सिर्फ 500 मीटर्स की दूरी पर वैंसेटार्ड रो में लोकेटेड था। ऐसे में श्रीश चंद्र पॉल का प्रस्ताव था कि अगर एक टीम गोडाउन तक डिलीवरी के रास्ते में ही इस कंसाइनमेंट को इंटरसेप्ट कर ले तो इन आर्म्स का इस्तेमाल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में किया जा सकता है। जुगांतर पार्टी और बरिसल पार्टी के मेंबर्स, जिसमें नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य भी शामिल थे, इस आइडिया को अपोज करते हैं और मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आत्मोन्नति समिति और ढाका मुक्ति संघ के मेंबर्स आइडिया को अपना सपोर्ट देते हैं और शिरीष चंद्र पॉल अपना प्लान इनके सामने रखते हैं। 26 अगस्त 1914 को प्लान के अनुसार इस हाइस्ट को अंजाम दिया जाता है। अनुकूल मुखर्जी एक बुलक कार्ट को पहले से अरेंज कर लेते हैं। ये 7th बुलक कार्ट थोड़ी देरी के साथ इस तरह पहुंचती है जैसे कि ये ओरिजिनल कैरेजेस का ही पार्ट हो। रंगपुर के एक क्रांतिकारी हरिदास दत्ता, जो कि ढाका मुक्ति संघ के मेंबर थे, गारवान या कार्ट ड्राइवर की तरह तैयार होकर कार्ट को कस्टम्स हाउस तक ले जाते हैं। कस्टम्स हाउस डलहौजी स्क्वायर पर लोकेटेड था, बिल्कुल उसी जगह जहां आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग खड़ी है। शिरीष मित्रा ऑफिशियल कैपेसिटी का फायदा उठाकर माउजर पिस्टल्स, शोल्डर स्टॉक और कार्ट्रिजेस का एंटायर कंसाइनमेंट इस 7th बुलक कार्ट में अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हरिदास दत्ता कॉन्फिडेंटली इस कार्ट को एक गारवान की तरह कस्टम्स हाउस से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिरीष मित्रा सभी बुलक कार्ट्स के आगे चल रहे थे। बीच रास्ते में शिरीष चंद्र पॉल एक और रेवोल्यूशनरी खागन दास के साथ आते हैं और कार्ट के दोनों तरफ चलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये रोडाइन कंपनी के एम्प्लॉइज हों। वैंसेटार्ड रो के एंट्रेंस पर शिरीष मित्रा और आगे की 6 बुलक कार्ट्स राइट टर्न लेती हैं और रोडाइन कंपनी के गोडाउन की तरफ आगे बढ़ती हैं। लेकिन राइट टर्न लेने की जगह हरिदास दत्ता वैंसेटार्ड रो को बाईपास करते हुए मेन रोड पर ही 7th कार्ट को सीधे लेकर चले जाते हैं। प्लान यह था कि इन वेपन्स को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रहे एक स्टूडेंट भुजंग भूषण धूर के घर ले जाया जाएगा। इसी बीच शिरीष मित्रा 7th बुलक कार्ट को लोकेट करने के प्रीटेक्स्ट पर ऑफिस से निकल जाते हैं और इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने गन्स और एम्यूनिशन के बॉक्सेस को निर्मल चंद्र स्ट्रीट पर एक आयरन यार्ड के सामने अनलोड किया। रेवोल्यूशनरीज के बहुत से मेंबर्स यहां पहले से पहुंच चुके थे। कालिदास बसु की कार को यहां आना था, जिससे इन बॉक्सेस को डेस्टिनेशन तक ले जाया जा सके, लेकिन किसी कारणवश ये कार यहां नहीं पहुंच पाती और एंड में रेवोल्यूशनरीज को 2 हैकनी कैरेजेस हायर करने पड़ते हैं, जो वेपन्स को जेलियापारा लेन में लोकेटेड भुजंग भूषण धूर के घर तक ट्रांसपोर्ट कर सके। इसके बाद हरिदास दत्ता एक अलग नाम कुंजा अडॉप्ट कर लेते हैं और हाइडिंग में चले जाते हैं। शिरीष मित्रा भी कोलकाता छोड़कर रंगपुर के लिए निकल जाते हैं। रेवोल्यूशनरीज के डिफरेंट ग्रुप्स तक कार्ट्रिजेस और माउजर पिस्टल्स को पहुंचाने के लिए इन्हें बहुत से स्टील ट्रंक्स में फिल कर दिया जाता है। एम्प्टी वुडन बॉक्सेस और पैकिंग पेपर्स को रातों रात जला दिया जाता है। कुछ बॉक्सेस को बड़ा बाजार एरिया में ऑफलोड किया जाता है, जिसमें चितपुर रोड पर स्थित बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला का बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल था। 2 बॉक्सेस सूतपत्ती में ओम करमाल सराफ के घर पर रखे जाते हैं। आर्म्स का एक जखीरा GD बिरला के घर पर भी रखा जाता है। इस तरह बिना किसी शक के इस रॉबरी को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया जाता है। आइए अब जानते हैं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली इसकी खबर लगती है तो क्या होता है। आफ्टरमैथ ऑफ द हाइस्ट। शिरीष मित्रा ने रोडाइन कंपनी के अपने एम्प्लॉयर्स का ट्रस्ट इतना जीत लिया था कि जब वो 7th बुलक कार्ट की सर्च में जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते, तब भी किसी को कोई शक नहीं होता। 3 दिन बाद मिस्टर फ्राइक को चोरी का पता लगता है। रॉबरी की रिपोर्ट मिलने पर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के हेड सर चार्ल्स ऑगस्टस टीगर को तुरंत ही केस सॉल्व करने का जिम्मा दिया जाता है। अगर उस दिन कालिदास बसु की कार समय पर पहुंच गई होती तो वेपन्स को ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेवोल्यूशनरीज को हैकनी कैरेजेस को हायर करना पड़ा था और पुलिस ने रूट को ट्रेस कर लिया। बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें अनुकूल दत्ता, कालिदास और भुजंग भूषण धूर शामिल थे।
अनुकूल को छोड़कर बाकी सभी को 2 साल से कम की सजा सुनाई गई। इस हाइस्ट का सिग्निफिकेंस 1918 में सेडिशन कमेटी के प्रेसिडेंट रॉलेट की रिपोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट से पता लगाया जा सकता है। अपनी रिपोर्ट के पेज 56 पर रॉलेट लिखते हैं कि यह बहुत सेफली कहा जा सकता है कि अगस्त 1914 के बाद बंगाल में शायद ही कोई रेवोल्यूशनरी आउटरीच हुआ हो जहां रोडा एंड कंपनी से चोरी हुई माउजर पिस्टल्स को यूज न किया गया हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईबी रिकॉर्ड्स में फोलियो नंबर 757/17 और 1847/17 के अनुसार अगस्त 1914 के बाद से जून 1918 तक माउजर पिस्टल्स का यूज करके मर्डर और रॉबरी के 27 सक्सेसफुल केसेस की डिटेल्स का रिकॉर्ड दर्ज है। लूटे हुए हथियारों का प्रयोग 1915 में हुई गदर म्यूटिनी में भी किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसमें से एक वेपन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तक पहुंचा था और इसका इस्तेमाल 1925 में काकोरी ट्रेन को लूटने में किया गया था। यहां तक कि 1930 की चिटागोंग आर्म्स हाइस्ट में भी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, यानी कि रॉबरी का एम काफी हद तक सफल रहा था। इसने रेवोल्यूशनरीज को अपनी एक्टिविटीज के लिए आर्म्स दे दिए थे। स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ने इसे द ग्रेटेस्ट डे लाइट रॉबरी कहा था। कंक्लूजन। दोस्तों, रोडा आर्म्स हाइस्ट कॉलोनियल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्म्स हाइस्ट में से एक है। इसमें न सिर्फ गन्स और बुलेट्स को सक्सेसफुली चुराया गया, बल्कि इसमें से मेजॉरिटी का इस्तेमाल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी हुआ। आर्म्स पर कब्जा करने में एक भी बुलेट फायर नहीं की गई, यहां तक कि किसी भी रेवोल्यूशनरी को इस केस में डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा तक नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश पुलिस इनके खिलाफ प्रॉपर केस ही बिल्ड नहीं कर पाई। शिरीष मित्रा को अंत तक ट्रेस नहीं किया जा सका। रोडा आर्म्स हाइस्ट की याद में गोपाल मुखर्जी ने, जो कि अनुकूल मुखर्जी के नेफ्यू हैं, गणेश चंद्र एवेन्यू में एक मेमोरियल इरेक्ट किया है। यहां आज भी बिपिन बिहारी गांगुली, अनुकूल मुखर्जी, गिरीन्द्र नाथ बैनर्जी और हरिदास दत्ता के बस्ट्स मौजूद हैं। लेकिन भारत के इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि सिर्फ लोकल कमेटी के कुछ मेंबर्स ही देते नजर आते हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ सिटी फोक ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के इस चैप्टर को कहीं ना कहीं भुला दिया है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।